हेलो क्लास 10th। साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने उस पूरे वीडियो को जरूर देखा होगा। और अब चूंकि जो हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करना था वहाँ फिजिक्स में, तो उससे पहले आप लोग एनसीईआरटी से या अगर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन से जरूर पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल्स भी बनाया होगा। मैंने मूल कंसेप्ट पर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह बताया था। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री सेक्शन। यानी केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि उसके टॉपिक वाइज हम आपको बताना चाहेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक तरह से समझिए कि आपका जूनियर क्लासेस ही है। तो जूनियर क्लासेस का मतलब यानी आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री में जब आपने केमिकल चेंज यानी क्लास 6 में आपने केमिकल चेंज पढ़ा, उसके बाद केमिकल चेंज को किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस के रूप में बदला गया, ये सारी चीजें आप जूनियर से देखते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं, उसके कई सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा होगा। यहां आपको क्लास 10th में क्या क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर हम आपको पहले ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में पूरा बता दें कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या सब है। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों यहां पर आप चैप्टर्स का जो नाम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहां जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसमें आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो है आपका दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर, और उसके एग्जांपल्स जरूर आप ध्यान में रखें। एग्जांपल, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके एग्जांपल्स। और दूसरा आपका है दैट इज बैलेंसिंग, जो इस बार आपको एक और मौका मिल रहा है, बैलेंसिंग इक्वेशन। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। एंड तीसरा है आपका इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, और ये आपका समझिए कि पहले से भी पढ़ा हुआ है। और यहां पर ये बैलेंसिंग जो जूनियर क्लासेस में भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका वगैरह ये सब हम लोग को पढ़ना है, और ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों, बैलेंसिंग इक्वेशन। एंड दूसरा है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन ये आपके लिए एक थोड़ा सा नया है, नया चीज पर ज्यादा फोकस करना है। इसमें आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बोर्ड्स में, जो ये सबसे इस चैप्टर का समझिए कि सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो है आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन, और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी चीजें हैं वो सब आपने कहीं ना कहीं सुन रखा है, जान रखे हैं, तो ये इस पर हम लोग को फोकस सबसे ज्यादा करना है। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, अभी एक चीज हमें यहां पर आपके लिए बात करना है, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर्स है बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपके बहुत सारी चीजों को जानने का मौका मिलेगा, यानी समझने का मौका मिलेगा। एक चीज हम आपसे बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप सबसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज जानते होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन चैप्टर के हेडिंग से चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में सबको पता है दैट इज अ रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, यहां पर हम लोग जो बहुत ही सटीक डिफिनीशन है, मीन्स रिएक्शन in which new substance with new properties are formed, यानी एक ऐसा अभिक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसा मतलब ऐसा तालमेल बन जाए कि जिसके कारण से कुछ नया चीज सामने आए, कुछ नई चीज आपके लिए बनकर आए, जिसके प्रॉपर्टीज उन सबसे कंप्लीटली डिफरेंट हो, जिस चीज को आपने उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाया था। तो बच्चों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक पर बहुत चीज ज्यादा ध्यान देना है। रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ये दो चीजें आपको जरूर दिमाग में रखना है। न्यू प्रॉपर्टीज,
तो बच्चों यहां पर एक चीज देखिए, न्यू प्रॉपर्टीज पर क्या क्लैरिफिकेशन होगा, नया चीज बनता है और नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। इसके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हर केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेगी, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंस में हमारे डेली लाइफ से जोड़ने की हमेशा कोशिश रहती है, यानी आपके रोज के दिन से जोड़े, जितना आप जानते हैं उस पर आप अगर किसी चीज को सीखते हैं, समझते हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आती है। जैसे न्यू प्रॉपर्टीज का यहां मतलब क्या है, जैसे यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन गैस लिया H2 एंड प्लस O2 हमने लिया और यहां पे हमने H2O बना दिया। बच्चों इस पर एक बहुत ही सिंपल, ये रिएक्शन जितनी सिंपल है इतना सिंपल ये है नहीं। आज हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो H2 प्लस O2 कंबाइन करके क्या बनता है बच्चों, वाटर बनता है, H2O बनता है। हम सब जानते हैं ये रिएक्शन सबसे कॉमन रिएक्शन है, यानी मतलब ये थोड़ा सा आसान भी है और डेली लाइफ में वाटर का फॉर्मेशन वगैरह देखते हैं हम लोग। H2 और O2, H2O में यहां पर जो ये आपका दिया हुआ है H2 प्लस O2 से कंबाइंड होकर H2O बना। तो एक चीज यहां पे बताइए बच्चों कि ये आपका क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो इस साइड में एरो के इस साइड में लिखा है यानी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट। इसे क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। और ये जो नया चीज बन के आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कहते हैं। नया जो बन के आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो आपके रिएक्शन में भाग लिया, यानी जिसके बीच में रिएक्शन हुई, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, न्यू सब्सटेंस, एक नया चीज बना, न्यू सब्सटेंस। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज प्रोडक्ट। तो बच्चों यहां H2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो यहां पर एक चीज हमें समझ में आ गया कि ये एक रिएक्शन है, यानी यहां पर ये दोनों के बीच में कुछ हुआ, यानी रिएक्ट किया, एक दूसरे से रिएक्ट किया और एक नया चीज बना, यानी प्रोडक्ट बना, जिसे हम लोग नया सब्सटेंस के। लेकिन ये क्या चीज है, नई प्रॉपर्टी, इस पर थोड़ा ध्यान देना है बच्चों। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये आप जानते हैं कि इनफ्लामेबल होता है, इनफ्लामेबल समझते होंगे बच्चों, अति ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लामेबल। आपने पेट्रोल ये सब को देखा होगा कि बहुत ही हाईली इन्फ्लामेबल होता है, यानी तुरंत उसको अगर हल्की सी भी टेम्परेचर मिलती है तो उसमें आग लग जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है, अति ज्वलनशील। हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन गैस एक हाईली इन्फ्लामेबल है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आप इसके बारे में जानते होंगे बच्चों, O2 के बारे में। O2 आपका क्या है, सपोर्ट कंबशन, यानी सपोर्ट कंबशन का मतलब होता है बच्चों आग लगने की क्रिया, यानी आग लगना, यानी जलना। कंबशन हिंदी में इसको बोलते हैं दहन की क्रिया। तो वो सब आपको कंबशन का मतलब सिंपल आप समझिए बर्निंग प्रोसेस, यानी जलना। तो बच्चों यहां पर जो आपने रिएक्टेंट लिया था, ये दो रिएक्टेंट आपने लिया था और इन दोनों रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, हाइड्रोजन जो कि जलता है और वो भी बहुत ही हाईली इन्फ्लामेबल है, और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। एक चीज जल रहा है और एक चीज जलने में मदद कर रहा है, ये दोनों उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब आपने सामने लाया, जब एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए एक साथ रखा, तो बच्चों एक चीज जल रहा था, एक चीज जलने में मदद कर रहा था, और इन दोनों की अभिक्रिया से एक नई चीज बनी। और वो चीज में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नजर आ रही है और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आ रही है। ये क्या करता है, कंबशन को पुट ऑफ करता है, पुट ऑफ यानी बंद कर देता है, कंबशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो बच्चों यहां पर ये जो अब रिएक्शन का डिफिनीशन है, केमिकल रिएक्शन का जो डिफिनीशन है, ये बखूबी आपको इस रिएक्शन से जरूर समझ में आया होगा कि जब कभी भी एक नई वस्तु एक नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें यानी जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं दिखती, यानी किसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखती, रिएक्टेंट की। तो बच्चों ये
ये आपका डिफिनेशन है। अब ये चीज जो रिएक्शन है ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है और सटीक डिफिनेशन भी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल रिएक्शंस को अगर हमसे डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो ये बहुत ही सटीक डिफिनेशन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे होता है, हाउ इट इज पॉसिबल, यानी जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब एक साथ रखे तो फिर आखिर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। यानी इस चीज को हमें अब जानना है कि आखिरकार दो रिएक्टेंट ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज क्यों खो दी। तो बच्चों एक चीज दिमाग में रखना है कि जब कभी भी, सबसे पहले आप ये जान लें कि बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ अपनी अपनी एक बॉन्डिंग होती है। जैसे आपने मेटल पढ़ा, नॉन मेटल पढ़ा, तो मेटल बॉन्ड होता है, नॉन मेटल की अपनी बॉन्डिंग होती है। तो जो एलिमेंट्स की बॉन्डिंग होती है उसके मॉलिक्यूल्स के, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग समझते हैं बच्चों, वो भी हम आप लोग को एक बार डिटेल में पूरी चैप्टर्स पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इसमें भी आपका वो आना है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो बेसिकली आपको 10th में दो बॉन्ड पढ़ना है, एक कोवैलेंट बॉन्ड और एक आयोनिक बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, तो उसको हम लोग चैप्टर में एक अलग चैप्टर ही पढ़ाएंगे जो कि सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 9th 10th वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, सीनियर क्लासेस के लिए भी होगा। तो बच्चों वो चीज हम, लेकिन अभी फिलहाल हम ये जाने कि यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ बॉन्डिंग है, और वो जो बॉन्डिंग है बच्चों, और यहां पे जो बॉन्डिंग है ये रिएक्टेंट में उसकी बॉन्डिंग पहले टूट जाती है। यहां दिमाग में रखना है कि बॉन्डिंग जब टूट गई तो फिर जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो ऑटोमेटिकली है कि जब नया बॉन्ड सामने आएगा, नई रिलेशन है, नए रिश्ते बनेंगे, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी। तो बच्चों यहां पे हाइड्रोजन गैस जो है यहां पर इसकी बॉन्डिंग और ऑक्सीजन गैस की बॉन्डिंग, ये दोनों की दोनों बॉन्डिंग टूट जाती है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो यहां पर आप एक दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन आप ये कह सकते हैं, मींस द रिएक्शन ऑफ ब्रेकिंग न्यू बॉन्ड, रिएक्शन in which old bond of reactant breaks to form a new bond in product, यानी आपके प्रोडक्ट में फिर से एक नया बॉन्ड बनता है। यहां पर दिमाग में रखना है बच्चों केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में आपको ये डिफिनेशन दिमाग में रखना है कि जब भी एक नया वस्तु नए प्रॉपर्टीज के साथ बनता है तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्यों बदल जाती है तो उसमें दिमाग में जरूर रखना है कि उसकी जो रिएक्टेंट पार्ट होती है उस रिएक्टेंट में जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी पहले बॉन्डिंग टूट जाती है और प्रोडक्ट में जाने के बाद वो फिर एक नया बॉन्ड तैयार करता है, जिसके कारण से उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को आप ये भी कह सकते हैं जस्ट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, यानी ओल्ड बॉन्ड टूट जाता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण उसके हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब मैंने अभी इस समय में आपको ये बात कही थी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लिखकर, यानी ये जितनी सिंपल देखने में ये रिएक्शन है उतनी सिंपल ये होती नहीं है। बेसिकली अभी जैसे ये देखने में लग रहा है H2 और O2, ये आपको अभी आएगा, आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ाएं, लेकिन अभी चूंकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिएक्शन है जो देखने में बहुत ही सिंपल होता है, हर समय हर जगह पर सबसे ज्यादा इसी की इस्तेमाल होती है। तो बच्चों H2 और O2 का कंबाइन करके वाटर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, लेकिन बच्चों यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लैब में वाटर का फॉर्मेशन यानी वाटर बनाना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो बहुत से ऐसे जगह पर आपका वाटर का लैब होता, बनाने के लिए लैब होती, लेकिन यहां पर ये लैब मुमकिन नहीं है बिकॉज यहां पे कंडीशन होती है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है ये जनरल कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आसानी से नहीं जुड़ता है। इसके लिए एक कैटलिस्ट की इस्तेमाल होती है जिसको हम लोग प्लैटिनम एंड एक
और रेयर एलिमेंट होता है जिसको हम लोग मॉलिब्डेनम कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ये प्लैटिनम इन दोनों को जो रेट ऑफ रिएक्शन, अभी एक्चुअली आज से लगभग समझिए कि 7-8 साल 10 साल पहले की बात करें तो आपका जो ये चैप्टर था क्लास 10th में, ये बेसिकली ये चैप्टर ना होकर इस चैप्टर का नाम होता था दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छी चैप्टर है जो अब आप लोग 11th में आएंगे, जब 11-12 में आएंगे तो आपको वो चीज देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। मतलब ये रिएक्शन, चूंकि केमिस्ट्री में हर चीज को दो पार्ट से डील की जाती है, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक आपका केमिकल काइनेमेटिक्स। तो आपका थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है दैट इज द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से कंडीशन रिक्वायरमेंट हैं। लेकिन दूसरा होता है केमिकल काइनेमेटिक्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो किस तरह से कंबाइंड हो रहा है, उसमें कितना समय लगना चाहिए। तो बच्चों अभी जैसे आप जानते हैं कि डायमंड में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल टू फॉर्म द डायमंड इन अ लैब? तो यानी थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कंडीशन क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशंस टू फॉर्म द डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट, यानी डायमंड से ग्रेफाइट से डायमंड बनाने के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए वो है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो कंडीशन अगर हम उपलब्ध करा दे तो क्या लैब में डायमंड बना सकेंगे? तो बच्चों ये दिमाग में रखिए कि हम बना तो पाएंगे, लेकिन फिर केमिकल काइनेमेटिक्स कहता है कि ये टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होनी चाहिए। तो यहां पर केमिकल काइनेमेटिक्स कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द डायमंड इन अ लैब, यानी डायमंड को लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपके प्रचार जो एड देती है उसमें ये चीज जरूर कहता है हीरा है सदा के लिए, यानी द डायमंड इज फॉरएवर। तो बच्चों यहां पर दिमाग में अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे कंबाइन नहीं करता है, इसके लिए चाहिए प्लैटिनम, जो कि आपको पता है कि गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है प्लैटिनम। तो अब बच्चों बताइए कि अगर मैं लैब में बनाने की सोचूं कि भैया हमको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से पानी बनाना है लैब में, तो उसके लिए हमें जो चीज चाहिए, कंडीशन कैटलिस्ट चाहिए जो उसको रिएक्शन को रेट को बढ़ाए और उसमें रिएक्शन करने के लिए उसको मतलब उत्साहित करे। तो यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लैटिनम, तो आप सोचिए कि एक बॉटल जो आपको मार्केट में जो अभी 20 या 30 रुपए में मार्केट में जो बॉटल मिल जाती है पानी का, तो आपको क्या लगता है वो बनाया हुआ नहीं, दैट इज मिनरलाइज्ड वाटर, यानी वो मिनरल पानी है, पानी कहीं से स्टोर किया गया, उसके बाद उसमें प्यूरिफिकेशन वगैरह का मेथड लगा के आरओ वगैरह जो भी है लगा करके आपको वो मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो लैब प्रिपेयर्ड वाटर है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों ये दिमाग में रखिएगा कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन अ लैब बिकॉज of the conditions required, means hydrogen and oxygen do not combine generally, it requires some condition and that condition is very much expensive, so that's why we could not have the preparations of the water in a lab। तो यहां पर ये चीज दिमाग में रखना है। और एक चीज दिमाग में रखना है बच्चों कि जब हम ये प्लैटिनम यूज करते हैं तो ये गैस के स्टेट में होता है, ये गैस के स्टेट में होता है और ये भी गैस के स्टेट में होता है बच्चों। बेसिकली हम लोग यहां पर जब रिएक्शन बुक में पढ़ते हैं तो यहाँ गैस गैस और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में लिख देता है, किसी किसी बुक में यहाँ पर लिक्विड होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब ये फॉर्मेशन होता है बेसिकली, तो जब आप प्लैटिनम वगैरह कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये दोनों इतना ज्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये गैसेस फॉर्म में होता है और उस गैस को फिर कंडेंस करके तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सब थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, यानी वाटर के फॉर्मेशन में जो हमने आपके साथ शेयर किया। बेसिकली अभी आपको दिमाग में रखना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक नई चीज नए प्रॉपर्टी के साथ बनती है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों यहां पर हमें बात करनी है दैट इज कि हम पहचानेंगे कैसे, हाउ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो बच्चों एक चीज यहां पर बताना है हमें कि बेसिकली कुछ कुछ बुक्स में, जो मैंने आपको हमेशा इसलिए आपको कहा है, हमेशा प्रेरित करते हैं हम आप लोग को कि एनसीईआरटी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज एनसीईआरटी जो होता है वो एक किसी एक पर्टिकुलर राइटर्स की लिखी नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा वो कंसीव फॉर्म होता है। तो बच्चों इसलिए मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में थोड़ी सी बस एक आध जो प्रॉब्लम देखी जाती है, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, जो कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है टू मेक द स्टूडेंट क्यूरियस, यानी स्टूडेंट को क्यूरियस बनाना ये बहुत बड़ा फैक्टर है एनसीईआरटी में, क्योंकि वो आपके अंदर जो है वो सोचने की क्षमता को डेवलप करता है।
तो बच्चों वहां एनसीईआरटी में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, आपके 10th में आप देखेंगे। लेकिन किसी किसी प्राइवेट पब्लिकेशन को जिसको बहुत लोग मतलब सराहते भी हैं, अच्छा भी है, कहीं कहीं पर वो टॉपिक अच्छा भी देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये मुझे समझ में नहीं आता है कि वहां पर उन बुक्स में कहीं हमने भी देखा है कि वहां पर दिया हुआ है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स ये दोनों अलग चीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया यानी उसके लक्षण है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो मतलब रेस्पायर करेगा, ब्रीथ मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा, एक्सक्रिएट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लगभग मैक्सिमम जो मैक्सिमम लिविंग थिंग्स होंगे उन सब में वो मैच करेगा, तभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन पाया है लिविंग थिंग्स का। लेकिन यहां पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बच्चों, बल्कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। एनसीईआरटी में वहां पर लिखा हुआ है कि द सिम्टम्स है, यानी ये लक्षण है। जब जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि अगर आज मैं मुझे क्लास लेने का मन नहीं कर रहा है, मैंने खाना आज मतलब जो अपने रेगुलर रूटीन में मैं खाना खाता था वो खाना मैंने अगर नहीं खाया, 4 रोटी मैं खाता था, आज मैं 1 रोटी खाऊं, तो निश्चित तौर पे मेरे फैमिली के लोग पूछेंगे कि क्या तबीयत खराब हो गई है। तो ये जो खाना नहीं खाना, प्रॉपर ढंग से खाना नहीं खाना, प्रॉपर ढंग से बात नहीं करना, तुरंत झुंझला जाना, हमेशा मतलब लेटे रहना, तो दीज आर द सिम्टम्स कि भैया मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आई एम जस्ट सिक राइट नाउ। तो मतलब यहां पर क्या है कि मतलब केमिकल रिएक्शंस के भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिस लक्षण से आप ये कह सकते हैं कि अगर इन सारे लक्षण में से कोई भी लक्षण अगर किसी के साथ दिख रहा है तो वो केमिकल रिएक्शंस के कैटेगरी में आता है। तो उसमें आपको दिमाग में रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह के सिम्टम्स का है। लेकिन मैं आपको जानता हूं कि एक्चुअली बोर्ड में या कभी कभी क्वेश्चंस अगर कोई पूछते हैं आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप निश्चित तौर पर वही लिखेंगे जो आपको दिया है। तो बच्चों हम आपको यहाँ पे सिम्टम्स भी लिख करके लिख रहे हैं, और ये सिम्टम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या लक्षण है। जैसे आपका किसी रिएक्शन से कुछ गैस निकलना, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलना, ऑक्सीजन गैस निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें से कुछ पर्टिकुलर गैस का इवोल्यूशन होता है, तो वो आपका पहला हो गया, दैट इज सिम्टम्स। दूसरा, हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे, अभी आज तो मेरा फर्स्ट ये वीडियो है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या मतलब, इस सारे पर एग्जांपल्स भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो बच्चों पहला जो हमने आपको बताया दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब हो गया कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें कुछ पर्टिकुलर गैसेस का निकलना भी हो सकता है। अगर कोई गैस ऐसे निकलता हुआ नजर आ रहा है तो समझ जाना कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, यानी वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी हाइड्रोजन गैस का निकलना, ऑक्सीजन गैस का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, ऐसे कई सारे गैसेस हैं जो अगर वो निकलते हैं तो ये समझ जाइए कि यहां पर क्या है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। दूसरा है बच्चों दैट इज चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होता है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों आपने केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट में क्या डाला और प्रोडक्ट में क्या बन गया। जैसे आपने रिएक्टेंट में डाल दिया सॉलिड और वहां पे प्रोडक्ट में बन गया लिक्विड, तो फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ। तो बच्चों आज मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। बच्चों आज भी 5 आपके सिम्टम्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में वहां लिखे गए हैं। तो अब ये केमिस्ट्री भी आपका स्टार्ट हो गया है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा केमिस्ट्री पहले पढ़ें ताकि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप हों और आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस डाल सकें। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट हमारी इतनी ही है कि आप पूरी वीडियो को जरूर देखा करें और अपने जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी इसका लिंक जरूर शेयर करें। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।